अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेटवे टू लर्न टुगेदर। जैसे कि हमारे थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे यूएस विजिटर वीजा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूं छोटा सा। ये हमारा चैनल है, हमारी छोटी सी एक कोशिश है जहां पे हम फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, मास्टर, ग्रेड, पीएचडी, फेलोशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जॉब्स, ग्रांट्स, फंड्स, और हम तमाम वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आपके लिए पोस्ट करते हैं, यानी कि हम ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लेकर जाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टेड है हाउ टू अप्लाई यूएसए विजिटर वीजा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इस पे अच्छा रिस्पांस आया और इसीलिए हम इसका एक उर्दू वर्जन बना रहे हैं, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान से हैं, जिनको उर्दू में आसानी है समझने के लिए, उनके लिए फायदामंद हो। तो आइए चलते हैं आज के हमारे वीडियो कंटेंट के ऊपर। वीजा B1 B2 यानी कि यूएस विजिटर वीजा B1 B2 जिसको कहते हैं, खुद खुद कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान से देखनी है ताकि आप तमाम मराहिल को समझ सकें। कुछ चीजें बहुत ही बेसिक होंगी जिनको मैं रिपीट करूंगा, आप ये ना समझें कि वो गैर जरूरी चीज है। उसका मकसद ये होगा कि आप किसी भी फ्रॉड या स्कैम से बच सकें। तो चलिए देखते हैं कि यूएसए वीजा यानी विजिटर B1 B2 को अप्लाई करने के लिए कौन से बेसिक दो मरले आपको हल करने हैं। तो ये जानना जरूरी है कि इसमें सिर्फ दो मराहिल ही आपको हल करने हैं। DS 160 फॉर्म नंबर 1, दूसरा ये कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक योर अपॉइंटमेंट करनी है, और ये दोनों ही तरीके इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन से होंगे और यूएस एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही होंगे, और कैंडिडेट एप्लीकेंट खुद ही कर सकता है। आप अगर किसी एजेंट को हायर करते हैं, वो आपका अपना फैसला होता है, इसमें यूएस एम्बेसी आपको इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं देती। लेकिन बहरहाल आप किसी एजेंट को हायर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको सिखाया जाए कि आप B1 B2 यूएस विजिटर वीजा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको बेसिक तरीके बताए जाएं कि आपको किन मरले से गुजरना होगा, ताकि आप अपनी सारी कंफ्यूजन, जो मुश्किलात आपके जहन में है, उसको दूर कर सकें। तो इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि जो पहला मरला है DS 160 फॉर्म, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उसको हम पुर करेंगे। हाँ, आप एजेंट की मदद के बगैर या इजाफी फीस अदा किए बगैर खुद से भी DS 160 फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन असल मुश्किल क्या है? अगर हम DS फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं और हम अपना इंटरव्यू भी बुक कर रहे हैं, तो असल मुश्किल यूएस विजिटर B1 B2 को अप्लाई करने में क्या आ रही है? असल मुश्किल ये है कि एप्लीकेंट या कैंडिडेट के जहन में ये बात बैठ जाती है कि वो यूएस विजिटर B1 B2 में अपना दिफा सही से नहीं कर पाएगा, यानी कि अपना पर्पज ऑफ विजिट सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से या तो वो किसी एजेंट को हायर कर लेता है या फिर वो यूएस विजिटर अप्लाई करता ही नहीं है। यकीनन हम तफसील से इस पर भी बात करेंगे कि आप अपने पर्पस ऑफ विजिट को स्ट्रेंथ यानी उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, उसको मजबूत कैसे कर सकते हैं अपने केस को। लेकिन उससे पहले दौरे का मकसद तैयार किया जाए, उससे पहले ये भी जरूरी है कि आप DS 160 फॉर्म को पुर करना भी शुरू कर दें। आप इसकी प्रोग्रेस को साथ साथ सेव भी कर सकते हैं, और जब हम DS 160 फॉर्म पे चलेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा है कि अपने दौरे का मकसद तैयार करने से पहले आप DS 160 को भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें ऐसे सवालात पूछे गए हैं जो आपको पर्पस ऑफ विजिट तैयार करने में प्री प्लानिंग का टाइम दे सकते हैं। तो चलिए पहले कम से कम हम ये सीखते हैं कि DS 160 फॉर्म को हमने कैसे फिल करना है। उसके लिए मैं चलता हूँ यूएस एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पाकिस्तान से अप्लाई करने लगा हूं, तो मैंने पाकिस्तान की जो ऑफिशियल यूएस एम्बेसी की वेबसाइट है, वहां पे इसको खोला हुआ है, pk.usembassy.gov। और यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट्स के ही थ्रू अप्लाई करें, ताकि आप किसी स्कैम से बच सकें। यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, और यहाँ पे वीजा टाइप भी दिए गए हैं, यानी कि टूरिज्म एंड विजिट, सैरो सियाहत, स्टडी एंड एक्सचेंज, पढ़ाई के लिए, बिजनेस, इमिग्रेट, अगर आप इमिग्रेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान से यूएसए, एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपनी नौकरी या कारोबार, अदर टाइप्स ऑफ वीजा। हम आज अप्लाई करेंगे टूरिज्म एंड विजिट, जिसको B1 B2 विजिटर वीजा भी कहते हैं, और इसी के साथ हम चलेंगे कि DS 160 फॉर्म को हम कैसे पुर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया टूरिज्म एंड विजिट,
आप देख सकते हैं वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि B1 B2 वीजा क्या होता है और हाउ टू अप्लाई। इसमें कोई ज्यादा इतनी डिटेल नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं हाउ टू अप्लाई। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको यूएस B1 B2 वीजा अप्लाई करने के लिए कौन से दो मराहल हल करने होंगे। पहला फॉर्म DS 160 पूरा करना है, उसको सबमिट कर देना है। दूसरा आपने अपना शेड्यूल एंड इंटरव्यू करना है। तो ये बहुत ही आसान था। आइए चलते हैं DS 160 फॉर्म को फिल करते हैं। के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं DS 160 फॉर्म पे हूँ और ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर, और इसी वेबसाइट से ही आपको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी थर्ड वेबसाइट स्कैम हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि DS 160 फॉर्म को स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लोकेशन से अप्लाई कर रहे हो। तो आप कोशिश करें कि आप कहीं पे भी बैठकर इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो फॉर मिसाल के तौर पर आप सिटीजन तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर आप दुबई में बैठे हैं और इंटरव्यू के लिए भी आप दुबई में ही जाके इंटरव्यू दे सकते हैं अपने यूएस वीजा के लिए। तो आप दुबई लिख सकते हैं कि मैं दुबई की लोकेशन से और दुबई में जो आपको नियरेस्ट यूएस एम्बेसी है वहां से अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको हर हाल में अप्लाई भी वहीं से करना चाहिए, लोकेशन यहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने एक मिसाल दी, आप अगर दुबई में बैठे हैं, आप वहीं बैठकर अपना अप्लाई कर रहे हैं यूएस विजिटर वीजा, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको लोकेशन वही चूज करनी चाहिए जहां पे आप मौजूद हैं, और जितना अरसा आप वहां पे होंगे और आप अपना इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान में ही हूँ और पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वो बात समझ आ चुकी है लोकेशन को लेकर। यहाँ पे दोबारा आपसे कहा जाएगा कि आप ये कोड एंटर करें। आप देख सकते हैं नीचे एक कोड है KUUV, और जब मैं इसको एंटर करता हूं तो फिर मैं अपनी स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर सकता हूं। आप अपना फोटो भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ था। चलिए, मैं फॉर्म पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे कुछ देखिए आप, ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन DS 160 फॉर्म। थोड़ी इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लें और आई एग्री करें। उसके बाद आप देखिए इसने मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन आईडी है। फॉर्म को आगे ले जाने से पहले मैं अपना एप्लीकेशन आईडी नोट कर लेता हूँ। AA00GL190B, और यहाँ पे डेट भी दी जा रही है जिस डेट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने क्यों अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर सेव कर लिया या प्रिंट कर लिया या लिख लिया, क्यों? क्योंकि हो सकता है इंटरनेट की खराबी की वजह से मेरा ये वेबसाइट ब्राउजर ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, तो मैं दोबारा इसी सेम एप्लीकेशन को वापस जाके रिट्रीव यानी वापस भी कर सकता हूँ दोबारा फिल। या वैसे भी आपको अपना एप्लीकेशन नंबर याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बुक एंड अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे एक और भी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे पहले कि आप फॉर्म के ऊपर जाएं। ये इसलिए पूछा जाता है कि आप कोई अपना पासवर्ड भूल जाएं या आप दोबारा इस वेबसाइट पे आए तो आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लगा दें, जिसका आंसर आप जो देंगे आपको नेक्स्ट टाइम भी वही बिल्कुल उसी अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल के साथ एंटर करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं DS 160 फॉर्म को फिल करने के लिए उनके सेक्शंस पे। एस्टिमेट बर्डन मैं 90 मिनट तक सेम इस वेबसाइट के ऊपर काम कर सकता हूँ। 90 मिनट के बाद ये दोबारा क्लोज हो जाएगी, फिर रिफ्रेश करके ओपन करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन सेव का भी होगा, आप बार बार अपनी प्रोग्रेस सेव भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से सेक्शन अब हमें इस DS 160 फॉर्म में पुर करने होंगे। तो उनको उनको एक ब्रीफली देख लेते हैं। आपको अपना पर्सनल डाटा देना है पार्ट 1 पार्ट 2 में, फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री देनी है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। हम इससे भी बात करेंगे मेरे तजर्बात पे भी कि इवन अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आपको यूएस वीजा विजिटर मिल सकता है। ट्रैवल कंपेनियंस, इस पे बात होगी। प्रीवियस यूएस ट्रैवल अगर नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एड्रेस, पासपोर्ट, वर्किंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सारे सेक्शन आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही मुख्तसर से हैं। चलिए हम पहला सेक्शन पूरा करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन 1।
यहाँ पर आपसे पूछा गया सरनेम और गिवन नेम। देखिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक चीज बताना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों को पहले से पता होगी, लेकिन ये बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जिनको बाज़ औक़ात सरनेम और गिवन नेम में फर्क समझ नहीं आता और वो गलत उलट लिख देते हैं नाम को। तो सरनेम आपके पासपोर्ट में भी जैसे दिया गया है, मिसाल के तौर पर आपका नाम है अहमद खान या आपका नाम है अली अहमद, हम इसके ऊपर रखते हैं आपका नाम है अली अहमद। तो अहमद ऑफ कोर्स अली आपका अपना नाम है, अहमद आपके वालिद की सरप्रस्त का नाम हो सकता है। तो अली नहीं आएगा, यहाँ पे अहमद आएगा, यानी जो आपके सरप्रस्त का नाम है अहमद। अली जो आपका अपना नाम है वो यहाँ पे आएगा गिवन नेम में, और फिर दोबारा आप अपना फुल नेम सीधा लिखेंगे अली अहमद। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स? नो। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपका पूरा नाम दिया गया है हमेशा वही इस्तेमाल करें एप्लीकेशंस में, किसी किस्म के और नाम ऐड ना करें, ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम? टेली कोड का मतलब होता है कुछ लोगों के नाम का बार कोड भी बना हुआ होता है, खैर ये बहुत कोई कंपनी के ओनर्स होंगे। नो, आपने सिंपली नो करना है और इसको नो ही रखें। इसी तरह से जेंडर में आप जो चीजें सिंगल, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वही चीज लिखें जो सच है। डेट ऑफ बर्थ मैं अब चलता हूं तेजी से। नेक्स्ट सिटी, आप वो सिटी इंटर करेंगे जो आपके पासपोर्ट के ऊपर भी लिखी हुई है, यानी कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आप देखेंगे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ सिटी, तो आपने वही सिटी को एंटर करना है, कोई करंट सिटी ना एंटर करें। स्टेट पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, और इस तरह से मेरा पहला डन हो गया और मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीजें भी समझाना बहुत जरूरी होता है, बाज का कोई मिस्टेक हो जाती है यानी गलती हो जाती है, तो याद रखिए अगर कोई भी आपने अपने डीएस 160 फॉर्म में गलती कर दी, जैसे अपना नाम गलत एंटर कर दिया, एड्रेस, और आपने अब जमा करा दिया है, तो दूसरा नया डीएस फॉर्म भरने के लिए आपको नई फिर फीस देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बार बार इन छोटी चीजों पर भी तवज्जो दे रहा हूं ताकि आपको सही से समझाऊं। चलिए हमारा पर्सनल 2 में क्या पूछते हैं वो हमसे, कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन। इसमें अब आपने ये बताना है कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, भले आप दुबई में हो, सऊदीया में हो, आप जहां पे भी हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपको अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान अपना ही कंट्री देना है। क्या आपके पास कोई और नेशनैलिटी है, यानी डुअल नेशनैलिटी, कोई डबल शनाख्त है किसी और कंट्री की, आप नेशनैलिटी रखते हैं? नो, अगर रखते हैं तो आप कर दें, अच्छी बात है कि आप डुअल नेशनल हैं, किसी और मुल्क में भी आप रहते हैं, लेकिन आप नो रखें अगर नहीं है। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? क्या आप अपने मुल्क के अलावा किसी और कंट्री में परमानेंट अपना एड्रेस रखते हैं? मेरा नो, अगर है तो आप कर सकते हैं। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे फर्जी यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप मैं ये फर्जी नंबर डाल रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई। देखें जो चीजें आपके पास नहीं है वहां पे सिंपली आप लिखें डज नॉट अप्लाई। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये उन लोगों के पास होता है जो या तो यूएस में पहले किसी विजिट पर जा चुके थे, या वो स्टूडेंट वीजा पर जा चुके थे, या उन्होंने वहां पे कोई लीगली काम किया था थोड़ा बहुत, तो उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू किया जाता है टैक्स के लिए। यूएस टैक्स पेयर आप है नहीं, मैं यूएस से नहीं हूं, तो इसलिए डज नॉट अप्लाई टू मी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड सेक्शन पे, ट्रेवल पे। चलिए ये बहुत अहम है कि आपकी इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए कि बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जैसे कि अगर आप मेरी तरह कोई फ्रेश ट्रैवलर हैं, 2019 में जब मैं यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से अपना वीजा अप्लाई कर रहा था, यूएस विजिटर वीजा B1 B2, आप यकीन करें मैं एक फ्रेश ट्रैवलर था, मेरे पास कोई किसी मुल्क की और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो मैंने अपना सारा फॉर्म खुद फिल किया था। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत लंबी चौड़ी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। सॉरी, प्रीवियस यूएस ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे हम देखेंगे। मैंने वैसे आपको बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया। ये आपसे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वो पूछी जा रही है जो मौजूदा ट्रैवल हिस्ट्री यानी आपका यूएस में जाना। चलिए इसको देख लेते हैं, पर्पज ऑफ द ट्रिप टू यूएस। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वीजा टाइप हैं। पर्पज ऑफ विजिट, क्योंकि हम इस वीडियो को बना रहे हैं इस मकसद के लिए कि हमने B1 B2 वीजा कैसे हासिल करना है जो कि विजिटर वीजा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। बट आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, वर्क परमिट है,
बहुत सारे वीजाज हैं, एकेडमिक है, स्टडी है, एक्सचेंज विजिटर वीजा है। इन सबको अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म एक ही इस्तेमाल करना है, DS-160 फॉर्म। और यहाँ ट्रेवल इंफॉर्मेशन में आके आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आपका वीजा टाइप कौन सा है। तो मैं, क्योंकि हमारी वीडियो इसके ऊपर है, टेम्परेरी बिजनेस प्लेयर विजिटर भी, जब मैंने एक बार उसको क्लिक किया फिर मुझे कहेगा कि आप स्पेसिफाई करें इसमें भी। तो मैं B1 B2 कर रहा हूँ। B1 B2 को मैंने एक साथ क्यों किया, क्योंकि ज्यादातर B1 बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए होता है, B2 में आप टूरिज्म और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप B1 B2 ही अप्लाई कर दें एक साथ कंबाइंड। चलिए, जैसे कि देखा मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी ट्रैवल इंफॉर्मेशन डाल दी कि मेरा कौन सा वीजा टाइप होगा और उसकी स्पेसिफिकेशन। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, ये बहुत अहम है, यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस करें, ध्यान रखें। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो आप यूएस विजिटर वीजा B1 B2 अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने अपना कोई ट्रैवल स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान कर लिया है। अगर आप यस भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे पूरी हिस्ट्री पूछेगा या आपसे कहेगा कि आप मुझे टिकट्स दें, आप मुझे हर चीज अभी भी प्रोवाइड करें, नहीं। ट्रैवल प्लान का मतलब ये होता है कि आप फर्जी अभी आप उनको आइडिया दें कि आप कब अपने कंट्री से रवाना होना चाहते हो यूएस के लिए और कब आप वापस आओगे। मेरी तजवीज यही है कि आप यस करें और अपने जहन में कुछ डेट्स रखें कि आप कब यहाँ से रवाना होंगे और कब वहां से वापस आएंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपने एयरलाइन टिकट बुक भी नहीं की तो मसला नहीं है, आपकी ये डेट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो आप नो भी कर सकते हैं कि मेरा अभी कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान नहीं है, जब मेरा वीजा आएगा तो डिसाइड होगा। लेकिन मेरी आपसे यही वो है कि आप यस करें ताकि उनको आइडिया हो कि आपके कुछ प्री प्लानिंग्स हैं, प्रिपरेशंस हैं पड़ी। तो मैंने यहाँ पे यस किया, तो मैं कुछ फर्जी डेट लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं दिसंबर में जाने लगा हूँ और 2025 में, आप चलिए यूं समझ लें, नेक्स्ट साल के जनवरी में मैं जाऊंगा। और मेरा एयर फ्लाइट अगर मुझे पता है तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो कोई मसला नहीं। अगर मुझे ये भी पता है कि मैं यूएस में कहाँ जा रहा हूँ, किस सिटी में, जैसे न्यूयॉर्क, तो आप लिख दें, मसला नहीं है। अगर नहीं लिखना चाहते तो वो भी ठीक है। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम यूएस, आप यहाँ पे भी कुछ अंदाजा लगा के आप लिखिए कि अंदाजा आप कब तक डिपार्चर करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मार्च 2025। और डिपार्चर फ्लाइट अगर आपको पता है तो आप लिखें, वरना नहीं। डेट ऑफ अराइवल मेरी थी, मैं यूएस में पहुंचूंगा 4 जनवरी को और मेरा डिपार्चर है मार्च को वापस, यानी आप यूं समझ लें 1.5 मंथ या कुछ वीक्स भी हो सकते हैं, 3 4 5 वीक्स। और डिपार्चर सिटी आपकी क्या होगी, अगेन न्यूयॉर्क मिसाल के तौर पर। तो ये इस तरह से हो गया। तो प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस। आप और भी बहुत सारे लोकेशंस ऐड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको पता है 50 स्टेट्स हैं यूएस में। तो अगर आपकी प्लानिंग में है कि आपने 2 3 4 मुख्तलिफ स्टेट्स में जाना है तो आप यहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपना कोई फ्लाइट टिकट यहाँ पे अटैच कर दें, होटल अकोमोडेशन वगैरह अटैच कर लें, नहीं, ये आपकी प्री प्लानिंग्स हैं। इसी तरह से आप अपना एड्रेस करेंगे कि कहाँ आप स्टे करेंगे। इसके लिए सिंपल है कि आप अपने कोई रिजर्वेशन कर लें, या अगर आप किसी फैमिली के यहाँ स्टे करेंगे कुछ अर्सा के लिए 3 4 वीक्स, उनका एड्रेस दे दें, या आप किसी होटल बुकिंग का एड्रेस दे दें अपनी रिजर्वेशन। जैसे मैं यहाँ पर फर्जी चीजें डाल रहा हूँ, न्यूयॉर्क सॉरी न्यूयॉर्क हिल्टन अपार्टमेंट होटल, इस तरह से कुछ। और सिटी मेरी फिर न्यूयॉर्क है। मैं देखिए फर्जी ये सारा अभी ऐड कर रहा हूँ आपको आइडिया देने के लिए। स्टेट मेरी स्टेट में चलते हैं, आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर दें, देखिए स्टेट बहुत सारी हैं, तो मैं न्यूयॉर्क को ही कर रहा हूँ। जिप कोड आप दे दें अगर आपको पता है। तो ये सारा, अब ये बहुत अहम है, ये भी समझ लीजिए कि हु इज पेइंग फॉर योर ट्रिप। अगर तो आप यूएस अब जा रहे हैं B1 B2 विजिट पे, तो अब आपका विजिट कौन पे कर रहा है, क्या आप सेल्फ कर रहे हैं, कोई और पर्सन आपका पे कर रहा है, आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका दे रहे हैं, एम्प्लॉयर इन द यूएस से कोई आपको कंपनी वाले बुला रहे हैं, या अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक फॉर्म को रोक देते हैं क्योंकि कुछ अहम चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। हम चलते हैं अपने पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर, और हमारा विजिट स्पॉन्सर किस तरह से किया जा सकता है, हम अपने एक्सपेंडिचर अपने एक्सपेंसेस को कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम है। चलिए, अमेरिका में दौरे का मकसद कुछ इसके ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ आपको टिप्स दे देते हैं ताकि आप अपना DS-160 फॉर्म
भरपूर तरीके से फिल कर सकें। क्या सियाहत के अलावा कोई और वजूहत हो सकती हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग B1 B2 विजिटर वीजा जाहिर है इसलिए अप्लाई करते हैं कि उनको यूएस विजिट करना है, एक्सप्लोर करना है, चाहे वो अपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं, चाहे उन्हें कोई रिलेटिव बुला रहा है या फैमिली बुला रही है या कोई फ्रेंड बुला रहा है। देखिए मेरे ख्याल में ये इतना काफी नहीं होता कि आप यूएस एम्बेसी में जाके कहें कि मैं जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए यूएस विजिट करना चाहता हूँ एज अ टूरिस्ट, एज अ टूरिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनके जरिए आप अपनी लागत भी जाहिर नहीं कर सकते, अपनी कॉस्ट भी नहीं जाहिर कर सकते, लेकिन फिर भी आप यूएस विजिटर B1 B2 ले सकते हैं? ये कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जस्ट हमारी तरफ से कुछ तजवीज है, लेकिन आप बेहतर तौर पर अपना पर्पस प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने DS-160 फॉर्म वहां पे रोक दिया है। कुछ इन तजवीजात को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, फिर हम DS-160 फॉर्म को पुर करना शुरू कर देंगे दोबारा। आइए पहला नंबर 1 हम देखते हैं। आइए सिर्फ अमेरिका में मुकम्मल फंडेड या जुज़वी फंडेड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बारे में सोचते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ऐसी बहुत सारी यूएस स्टेट्स में कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, बिजनेस सेमिनार्स हो रहे होते हैं जिसमें यंग लोगों को मुख्तलिफ ममालिक से इन्वाइट किया जाता है। वो उन फुली फंडेड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन सब चीजों को अटेंड करने के लिए भी आपको B1 B2 वीजा ही चाहिए होता है, जस्ट लाइक अ टूरिस्ट। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। हम सॉरी बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते रहते हैं कि फुली फंडेड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो DS-160 फॉर्म को वहां पे रोक दें, या अगर आप अभी DS-160 फॉर्म फिल नहीं भी कर रहे तो इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आप 3-4 महीने इसके ऊपर काम करें, अपने पर्पज आप विजिट के ऊपर। आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस देखें जो आपको फुली फंडेड स्पॉन्सर करती हैं। यानी आप एक नौजवान हैं, आप यूएस में किसी स्टेट में कोई भी कॉन्फ्रेंस है, वो एजुकेशन के ऊपर है, वो आईटी के ऊपर है, वो बिजनेस के ऊपर है, तो ऐसी बहुत सारी यूएस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यंग लोगों को एज ओवर 18 टू 30 इवन 35 तक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के लिए इनविटेशन देते हैं और बुलाते हैं, जिसमें वो आपकी एयर ट्रैवल टिकट भी आपको ऑर्गेनाइज करके देते हैं, आपकी अकोमोडेशन भी आपको देते हैं, आपको उतने दिन का मील भी देते हैं जब तक वो इवेंट होना है, और फिर आपकी रवानगी होती है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जो 100% वर्क करता है, और मेरा तजुर्बा इससे जुड़ा है क्योंकि 2019 में मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश, और मेरे पासपोर्ट पे पहला वीजा यूएस का ही लगा था, और मैंने एक यूएस में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए एप्लीकेशन दी थी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल है कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ यूथ वॉइसेस एक यूएस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल 130 नौजवानों को मुख्तलिफ ममालिक से फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बुलाती है। तो देखें आप इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो इससे ये आसानी हो जाती है कि आपको स्पॉन्सर करने वाला ऑलरेडी आपको मिल गया है, आपको इनविटेशन लेटर मिलता है, उसके बाद वो आपको अपनी आपकी अकोमोडेशन, आपकी एयर ट्रैवल चीजें भी दे देते हैं, जो कि आपको DS-160 फॉर्म में अटैच तो नहीं करनी, लेकिन बहरहाल आप इंटरव्यू डे पे लेकर जा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है टूरिज्म सियाहत के अलावा। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं, थोड़ा जरा और मेच्योरिटी। आप फर्ज करें कि आपकी मौजूदा कंपनी जहां आप अपने मुल्क में काम करते हैं, अमेरिका में आपके दौरे की हमायत करने का एक तरीका बन सकती है। फर्ज करें मिसाल के तौर पर आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप पिछले 3-4-5 साल से उस आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये काम करें कि आईटी से रिलेटेड यूएस में कोई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप्स को एक्सप्लोर करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप कमेंट में हमें बताइए। फिर क्या होता है कि आप अपनी कंपनी को बताएं कि मिसाल के तौर पर आईटी का ये बहुत बड़ा एक्सपो यूएस की स्टेट में हो रहा है, मेहरबानी करें आप मुझे एक लेटर बना के दें कि हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं अपने एम्प्लॉय को कि ये अटेंड करें। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे जाकर पहले फॉर्म फिल करें जो यूएस की कोई भी नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही है और वो तमाम ममालिक से नौजवानों को बुला रही है। आप वहां पे फिल करें एप्लीकेशन, आपको ऑफ कोर्स इनविटेशन मिलेगा। आप अपनी कंपनी का सपोर्टिंग लेटर भी अपनी एप्लीकेशन में वहां पर डाल सकते हैं कि आपकी कंपनी भी आपको प्रेफर कर रही है कि आप ये उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करें और इस एक्सपो को या एग्जीबिशन को अटेंड करें। जब उस यूएस की कंपनी से आपको लेटर आ जाए इनविटेशन का कि वी आर ग्रेट, वी आर लाइक हैप्पी एंड प्लीज टू हैव यू इन दिस एक्सपो फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम दिस कंपनी, सो वी आर ग्लैड यू कैन रिप्रेजेंट योर कंट्री,
कि आप अपने मुल्क और कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एक्सपो में। तो उस इनविटेशन लेटर को लेकर आप अपनी कंपनी के पास जाएं, उनको कहें कांग्रेचुलेशन, मुझे मिल गया है लेटर उस यूएस की कंपनी से, तो आप मेहरबानी कीजिए मुझे एक और सपोर्टिंग लेटर दीजिए जिसमें आप थोड़े बहुत मेरे एक्सपेंसेस बेयर कर लें। मिसाल के तौर पर कंपनी कह सकती है कि आपकी एयर ट्रेवल राउंड ट्रिप कंपनी कर देगी, बाकी आप वहां जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, अपना मील वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अपना अकोमोडेशन भी। इस तरह से आपका केस स्ट्रांग बन जाता है और आप इंटरव्यू डे पे जाकर बता सकते हैं कि मैं XYZ स्टेट में यूएस में जाके आईटी से रिलेटेड ये एक्सपो एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहा हूँ और मेरी कंपनी और वहां से भी इनविटेशन आया हुआ है, तो ये मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरी कंपनी ने मेरा ट्रैवल भी कर दिया है ऑर्गेनाइज, और मैं इतने दिन के लिए रहूंगा, 1 वीक 2 वीक, तो ये इस तरह से। तीसरा ये कि अमेरिका में किसी तंजीम की तरफ से दावतनामा अगर आपको डायरेक्ट मिल जाए जिसमें वो आपके अखराजात भी पूरे कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में अच्छे कारोबारी आप दोस्त बनाएं और वहां की कंपनी के जरिए आपको दावतनामा मिल सकता है। तो मिसाल के तौर पर आप अपनी फील्ड की कोई और फील्ड यूएस में देखें, जैसे आप आईटी के हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, रन करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, आप उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करें, उनके साथ डीलिंग करें, बातचीत करें। उसके बाद उनसे आप जाहिर करें अपना इंटरेस्ट कि मैं यूएस में आपकी कंपनी को विजिट करना चाहता हूं, आप मुझे एक लेटर इशू करें। उसमें एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आप उनसे कहें कि आप मेरे जो टेम्परेरी एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करें, जैसे मेरी एयर ट्रैवल, मेरा होटल अकोमोडेशन, जहां हम 50-50 पे डिवाइड कर लेंगे। या ये भी हो सकता है कि अमेरिका की वो तंजीम जिनके साथ आपने कोई कारोबारी बातचीत वगैरह करनी है, वो आपको सिर्फ इनविटेशन लेटर दे दे, लेकिन आप बाकी अखराजात अपने खुद पूरे करें, यानी आपका एयर टिकट और आपकी बाकी चीजें। या ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा कारोबार करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जो यूएस में शॉर्ट है, जैसे कोई चमड़ा हो गया, कोई इस तरह का प्रोडक्ट, जस्ट मैंने एक मिसाल दी है। आप इस तरह के कारोबारी लोग को यूएस में ढूंढें और उनको बताएं कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, जैसे लोग आम भी बेचते हैं, मैंगो बेचते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से भी आप अच्छे कारोबारी दोस्त बना सकते हैं, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और इस तरह से आपको इनविटेशन मिल सकता है अपना केस मजबूत करने के लिए। ये कुछ चंद वो चीजें थी जो हमने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान हो सकते हैं। अगर आप अपनी सिचुएशन, अपना सिनेरियो हमें कमेंट करें तो उस लिहाज से हम आपको कुछ स्ट्रॉन्ग केस बना के दे सकते हैं फ्री में, वॉलंटियर। और सेहत तो एक पर्पस हो ही सकता है। अगर आपको लगता है आप इतने अच्छे बैंक स्टेटमेंट होल्डर हैं कि आप जस्ट इंटरटेनमेंट लीयर के लिए अपना यूएस से विजिट करना चाहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। चलिए हम DS 160 फार्म में वापस चलते हैं। ये अहम था आपको बताना ये सारी चीजें, क्योंकि आपको यहाँ तो हम ट्रेवल इंफॉर्मेशन पे थे, हमने अपना इंटेंडेड डेट डाल दी थी कि अंदाजा मैं किस डेट को जाऊंगा या कितने वीक स्टे करूंगा। और यहाँ पे ये हम इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे थे जिसपे मैंने रोक दिया था। DS 160 फार्म से हम थोड़ा तजवीजात पे चले गए थे कि कौन सी वो बेहतर तजवीजात हो सकती हैं जिससे आप अपना पर्पज ऑफ विजिट टू यूएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आई होगी कि मैंने वो सारी तजवीजात, वो आइडियाज क्यों डिस्कस किए, ताकि आप अपना जहन बना सकें कि आप अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, क्या सेल्फ करेंगे या अदर पर्सन कर रहा है पे, या प्रेजेंट एम्प्लॉयर कोई है, जैसे कि हमने तजवीजात की बात की, या एम्प्लॉयर इन द यूएस है, कोई इस तरह की कंपनी है, आपका बिजनेस का नेगोशिएशन उनके साथ हुआ है, बातचीत, तो वो आपको ऑफर कर रहे हैं। या कोई और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूएस में है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसके ऊपर हमारी बात हुई कि जैसे आप फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, इस तरह की चीजें अटेंड करने के लिए। तो अगर आप अपना प्रेजेंट एम्प्लॉयर डालेंगे मिसाल के तौर पे, तो वो आपसे थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में पूछेगा कि और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उनका एड्रेस और उनका सिटी और उनका कंट्री नेम, बस यही आपसे पूछेगा। अगर आप अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूएस की कोई डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स जब आपको इनविटेशन लेटर मिलता है वहां पे कंपनी का पूरा एड्रेस होता है, तो आपने वो कंपनी का एड्रेस डाल देना है। तो इस तरह से हमने इसको कर लेना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अदर पर्सन, ताकि अभी हम इसको लॉन्ग ना करें फॉर्म को, लेकिन आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे, मेरी जो तजवीजात हैं वो आप ये करें कि सॉरी, अदर पर्सन को छोड़ देते हैं, सेल्फ अभी मैं कर लेती हूँ। या चले मैं कर लेती हूँ कि अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी XYZ, किसी से मुझे इनविटेशन आया है, तो चले ये हमें फिल करना पड़ेगा। कोई भी है XYZ यूएस में है, उनका टेलीफोन नंबर आप लिखते हैं। आप रिलेशनशिप टू यू आप ये कह सकते हैं कि आप अटेंडी हैं
फॉर एग्जाम्पल अटेंड करने जा रहे हैं कोई कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से, सॉरी यहाँ पे यूएस का डालना है, कोई ना कोई न्यूयॉर्क, कुछ भी हम देखें XYZ अभी यूज करेंगे ताकि हम जल्दी इसको वाइंड अप करें, आपको मजीद चीजें डिस्कस कर सके आपके साथ। ये हम उस कंपनी का डाल रहे हैं एड्रेस यूएस में, जो हमें इनवाइट कर रही है, तो हमें सिर्फ ब्रीफ उनका वो देना है, डज नॉट अप्लाई कर दें, डज नॉट अप्लाई। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट में उनकी है कंपनी, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यस, ओके। एंड देन नेक्स्ट, ये कुछ तजवीज़ात थी जो हमने डिस्कस की, उसकी बुनियाद पर आप यहाँ पे डिसाइड आगे कर सकते हैं कि अब आपने अपने ट्रिप को डिफाइन कैसे करना है, अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो ये ट्रैवल कंपेनियन देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यानी इस सेम ट्रिप में कोई और भी आपके साथ जा रहा है। अगर जा भी रहा हो, मिसाल के तौर पर बात ऐसा होता है कि एक ही कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए एक ही कंपनी के 2-3 लोग जा रहे होते हैं, आप देखिए इसको नो ही करें, क्योंकि हमें साथ वाले कंपेनियन की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, इन चीजों का ज्यादा पता नहीं होता, तो आप इसको सिंपली नो रखें। हाँ, अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, यानी बहन भाई, कोई मियाँ बीवी, आप साथ में ट्रेवल कर रहे हो किसी पर्पज के लिए, तो अगर आपका ब्लड रिलेशन है, क्लोज है, तो फिर आप यस कर सकते हो। चलिए, प्रीवियस यूएस ट्रैवल हिस्ट्री आपसे वो यस नो में पूछेगा, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। और यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि इससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप यूएस कभी नहीं गए या आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मैंने अपना जाती एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है, तो मेरा पहला ही यूएस वीजा था जो कि मेरे पासपोर्ट पे लगा था, तो इससे आपकी एप्लीकेशन इफेक्ट नहीं होगी। तो नो, मेरा कोई विजिट नहीं था, मुझे पहले वीजा नहीं मिला, मिसाल के तौर पर। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, नहीं, मेरा कोई रिफ्यूज वीजा नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो मिसाल के तौर पर मैंने अप्लाई किया, रिफ्यूज का मतलब ये होता है कि मैं एम्बेसी तक गया, इंटरव्यू दिया, और वहां पे मुझे एक येलो रिसिप्ट मिली जिसमें लिखा होता है कि रिकंसिडरेशन या अभी रिजेक्शन है, बाद में रिकंसिडर किया जाएगा। तो आप फिर भी यस कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल उनके पास आपका डाटा होता है, इससे भी आपकी एप्लीकेशन इफेक्ट नहीं होती। क्या आप इमिग्रेशन पिटीशन तो नहीं दायर कर रहे, यानी कि विजिट के साथ साथ कोई आपका फाइल करेगा आपको इमिग्रेशन के लिए? वो देखिए, इमिग्रेशन एक अलग प्रोसेस है, तो प्लीज इसको नो रखिए। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टेप्स, जो कि बहुत ही बेसिक हैं। जो मेन चीजें मेरे ख्याल में थी उनको हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, जो टीएस फॉर्म में मुश्किल पैदा करती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं कि इसका मैं आंसर क्या दूं या क्या प्लानिंग करूं। बाकी यह देखें, आप अपना होम एड्रेस, ये चीजें यहाँ पे एंटर करें, आप देख सकते हैं ये सारी बेसिक चीजें हैं। आपको अपनी ईमेल देनी है, वो ईमेल दें जहां पे आप अपनी ईमेल रिसीव कर सकें। ये अहम है। सोशल मीडिया देखें, अगर तो आप कोई पब्लिक यानी पब्लिक आइडेंटिटी है, मिसाल के तौर पर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे आजकल यंग लोग हैं बहुत ही सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो मैंने तो अपना सोशल मीडिया दिया था, क्योंकि मैं काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ये चीज अटेंड करता रहता हूं, तो मैंने अपना हैंडलर दे दिया था। तो ये आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल नहीं हैं, तो फिर आप अपने सोशल मीडिया दे दें। अगर आपके सोशल मीडिया पे इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा हैं, जैसे ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, सोशल वर्क है, इंसानी समाजी खिदमात हैं, या नौजवानों की बेहतरी के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप्स हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं, आप उनका हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छी तस्वीरें हैं, ये सारा कुछ तो तब आप दें। अगर आपकी कोई वेबसाइट प्रोफाइल भी बनी हुई है तो मैंने दी थी, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन प्लीज अवॉइड करें, कोई भी एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल चीजों को अवॉइड करें। ये हो गया। जब आप ये सारा कुछ एंटर कर देंगे, आपके पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप अपनी फिल करनी है। आपका यूएस कॉन्टेक्ट, अगर आपका कोई यूएस कॉन्टेक्ट है तो बेहतर ये होगा कि अगर आपका कोई रिलेटिव, या देखिए, आप किसी के कांटेक्ट को ज्यादा जाहिर ना करें, उनको ये अंदेशा, खदशा हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स ऑलरेडी यूएस में है, ये ना हो कि आप उनके पास रह जाएं और आप वापस ना आए। फैमिली भी आपका ही पूछा जाएगा, आपकी जनरल फैमिली के बारे में। आपकी वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग, देखें इस बॉक्स को भी मैक्सिमम आप यूज करें और अपनी मैक्सिमम ट्रेनिंग और वर्क वगैरह के बारे में बताएं, जितना आप बता सकते हैं रेलिवेंट। तो उसके बाद आप, उसके पास सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक आएगा, यस नो में। उसके बाद आप डीएस फॉर्म को रिव्यू करके एक दफा सबमिट कर दें। कुछ अहम चीजें थी, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अहम सवाल थे। बाकी आपकी जनरल चीजें आप खुद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में हमें बता दें।
जब आपने अपना ये कंप्लीट कर दिया, डीएस फॉर्म जमा करा दिया, तो आपका ये जमा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आप यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे ये आप मैं वेबसाइट बता देता हूँ, portal.ustraveldocs.com, यानी portal.ustraveldocs.com। यहाँ पे आके आपने अपना एक लॉगिन जनरेट करना है, साइन अप कर लेना है, और उसी के साथ उसको आपने दोबारा साइन इन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे, आपसे पूछा जाए, आप फिर आपके पास स्लॉट्स आ जाएंगे, बुक योर अपॉइंटमेंट। आप अपना सेम एप्लीकेशन नंबर यूज करेंगे जो आपने डीएस 160, ये देखिए ये आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जो आईडी, इसको हमेशा नोट रखना है आपने। आप वहां बुक अपॉइंटमेंट के लिए भी यही सेम एप्लीकेशन नंबर अपना यूज करते रहेंगे बार बार, ताकि वो आपका डीएस 160 फॉर्म की इंफॉर्मेशन को थोड़ा एक्सेस कर ले। ये हमारे स्टेप कंप्लीट होते हैं और फिर हम इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, जब हमें एम्बेसी बुलाती है। और इंटरव्यू के जो टिप्स वगैरह हैं वो हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद हासिल हुई होगी। और हाँ जी, ये बिल्कुल सच है कि क्या अमेरिकन वीजा अप्लाई करते वक्त कोई तीसरा फरीक मुलविस है, यानी जैसे कोई एजेंसी, कोई एजेंट नहीं। यूएस एम्बेसी इस तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं देती, आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है, सेल्फ अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट को हायर करते हैं, वो आपका अपना फैसला होता है। ये सच है कि आप यूएस वीजा हासिल कर सकते हैं, हाँ जी, सिर्फ $185 जो कि सिर्फ वीजा फी होती है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। यहाँ तक कि इंटरव्यू तक जाते हुए कोई आपके चार्जेस नहीं है। और मैंने जैसे आपको कुछ तरीके भी बताए कि आप इवन बगैर स्टेटमेंट शो किए भी, बैंक स्टेटमेंट शो किए भी इंटरव्यू दे सकते हैं और आप अपनी चीजें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल पे जरूर आप जाइएगा, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस